नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवशक्ति स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज से हम आप लोगों के लिए हिंदी विषय से संबंधित वीडियोज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। प्रारंभ में हम लोग इन विषयों के बारे में आप लोगों को संक्षेप में जानकारी देंगे तथा बाद में इन पाठों से संबंधित टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का विषय है वर्णमाला। सबसे पहले बात करते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सूक्ष्मतम इकाई है। भाषा की सार्थक भाषा की सार्थक शब्दों की सूक्ष्मतम इकाई वर्ण है। ठीक है, ये याद रखना, सूक्ष्मतम सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या है? वर्ण। ध्वनियों का ही प्रतीकात्मक रूप वर्ण होता है, अतः ध्वनियों को ही वर्ण के रूप में जाना जाता है। मतलब कि जो हम लोग ध्वनियाँ जो हम बोलते हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उनको प्रतीक के रूप में हम लिखते हैं तो उन्हें क्या, वही वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण दिया गया सरल। इसको कैसे लिखते हैं? स जिसके नीचे हलंत होता है वो आधा अक्षर माना जाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप लोग, स फिर अ, ये मिलके पूरा बनता है सा। ठीक है, इस तरीके से बाकी सब। तो और वर्णों को ही स्वनिम नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि स्वनिम क्या है। स्वनिम क्या है? ये वर्ण ही है, वर्ण को ही स्वनिम कहा जाता है। आगे देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला किससे बनी है? स्वर तथा व्यंजन से। वर्णमाला होती क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह मतलब कि व्यवस्थित जो वर्ण होते हैं उनको व्यवस्थित लगाया जाए और क्रमबद्ध होने चाहिए। ये नहीं जैसे का खा गा, ये क्रम से हैं, इनको ऐसे नहीं कि का पढ़ो फिर उसको या पढ़ो। ठीक है, तो वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह। मेन पॉइंट ये है, क्रमबद्ध समूह। ठीक है, वर्णों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बनती है वर्णमाला। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन। पहले बात कर लेते हैं स्वर क्या होता है। स्वर ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब कि स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, जैसे छोटा, बड़ा, छोटी इत्यादि। ठीक है, स्वरों को ही अक्षर कहा जाता है क्योंकि इनका कभी क्षरण नहीं होता, इसीलिए स्वरों को ही अक्षर कहा जाता है। स्वर स्वर हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं, जबकि संस्कृत में 13 स्वर होते हैं टोटल। ठीक है, हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। ठीक है, तो ये 11 ये हिंदी भाषा के स्वर हैं। स्वरों के प्रकार देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हर्ष, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा प्लुत। हस्व स्वर क्या होते हैं? हस्व स्वरों को बोलने में बहुत कम समय लगता है। हस्व स्वर एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, उदाहरण है आ, ई, उ और री। इनको बोलने के लिए देखिए, अ, ई, उ और री, ये बहुत कम समय लगता है इनको। इसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर। स्वर क्या होते हैं? दीर्घ स्वर को बोलने में हस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वर द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। उदाहरण आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ये क्या है? 7 स्वर ये हैं। ये क्या है? ये है दीर्घ स्वर। आगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? इन स्वरों को बोलने में हस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है। यह एक त्रिमात्रिक स्वर है। ठीक है, इनको बोलने में जो हस्व स्वर है इनसे 3 गुना समय लगता है। इसका साइन क्या होता है? ये अंग्रेजी में यस की तरह ऐसे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ओम। ठीक है, ओ के बाद ये लगा होता है तो ओ को लंबा खींचते हैं, जैसे नमोस्तुते। अक्सर इस वर्ण का प्रयोग संस्कृत भाषा में अधिक किया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं।
ये हो गए हैं मात्रा के आधार पे हो गए स्वर, हस्व, दीर्घ और प्लुत। इसके बाद बात करते हैं स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर भी या तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? अग्रस्वर। अग्रस्वर कौन से होते हैं? मतलब जीभ, जो जीभ है उसके स्थान के आधार पर अग्रस्वर होते हैं। ई, ये भी बहुत ही परीक्षाओं में बहुत ही पूछे जाते हैं। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ए, ये होते हैं अग्रस्वर। मध्य स्वर क्या होता है? छोटा आ, ये होता है मध्य स्वर। इसके अलावा पश्च स्वर क्या होते हैं? बड़ा आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ, ये होते हैं पश्च स्वर। इसको कहीं आप नोट करते जाइए, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद आता अयोगवाह। अयोगवाह के अंतर्गत दो ध्वनियाँ आती हैं, अनुनासिक तथा विसर्ग, ठीक है। अंग जो होती है, अंग, अंग से अंगूर वाला अंग, ये होती है अनुनासिक, और आह ये होता है विसर्ग, ठीक है। अयोगवाह के अंतर्गत दो ध्वनियाँ आती हैं, ठीक। इसके अलावा अर्ध स्वर क्या है? या और वा को हिंदी में अर्ध स्वर माना गया है, ठीक है। ये तो बात हो गई स्वरों की। इसके बाद बात कर लेते हैं व्यंजन क्या होता है। व्यंजन क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता तथा जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। उदाहरण है क, ख, च, छ, टा, ठा वगैरह, ठीक है। उदाहरण दिया गया है, जैसे का है, का को कैसे बोलेंगे? का बोलते हैं क के साथ आ, तो ये अकेला नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि का के नीचे हलंत है, इसका मतलब ये आधा वर्ण है। पूरा तभी होगा जब इसके साथ कोई स्वर होगा, तो क आधा का और आ मिलके पूरा का बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। इसको चार्ट के रूप में देख लेते हैं कि व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए ये होते हैं, ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको एक बार आप लोग नोट कर लीजिए और इसको एकदम रट लीजिए। ये इससे क्वेश्चन जरूर आता है, किसी भी परीक्षा में इससे जरूर क्वेश्चन आता है। का, खा, गा, घा, या, ये क्या है? कंठ, ठीक है। ये का वर्ग में आते हैं, क, ख, ग, घ, या, ये आते हैं कंठ में, ठीक है। इसके बाद आते हैं च, छ, ज, झ, व, ये आते हैं तालव्य में, तालु से बोले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ट, ठ, ड, ढ, ण, ये आते हैं मूर्धन्य, मूर्धा से बोले जाते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। इसके बाद ता, था, दा, धा, ना, ये दंत, दांत, दांत के द्वारा, ठीक है, दांत और मसूड़ों के द्वारा। त, थ, द, ध, न, ये हो गए दंत। इसके बाद पा, फा, बा, भा, मा, ये तो बोल के आप लोग देख लीजिए। ओष्ठ, ये तो बहुत ही सरल है, ओष्ठ। इसके बाद आते हैं अंतस्थ, ये होते हैं य, र, ल और व, ये क्या होते हैं? अंतस्थ। इसके बाद स, श, श, ह, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। लास्ट में आते हैं संयुक्त व्यंजन, जो कि लास्ट में आते हैं, ये होते हैं तीन, छत्रक और ज्ञा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब व्यंजनों के प्रकार देख लेते हैं। घोष के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? घोष के आधार पर व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सघोष व्यंजन, दूसरा अघोष व्यंजन, ठीक है। सघोष व्यंजन क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन कहलाता है। मतलब कि प्रत्येक वर्ग, जैसे जैसे ये वर्ग है, पहला वर्ग है का, खा, गा, घा, या, इसका प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गए? सघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है, सॉरी, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हो गए हैं सघोष, ठीक है। ये हो गए का, खा, गा, घा, या में ग, घ, या, ये हो गए सघोष। चा वर्ग में ये तीनों हो गए सघोष, मतलब लास्ट के तीनों, ये हो गए सघोष, ठीक है। इसके बाद अघोष क्या होता है? और हाँ, सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो किसकी श्रेणी में आते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, जितने भी स्वर हैं
वो सभी सघोष के अंतर्गत आते हैं, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा तथा पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन कहलाता है। ठीक है। अघोष व्यंजन क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ग अघोष व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा, ऐसे समझ लीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला तथा दूसरा वर्ग, समझ गए? ये जितने भी हैं का, खा, चा, छा, टा, ठा, ता, था, ये हैं अघोष, और बाकी जो बचे हुए ये हैं, ये हो गए सघोष। ठीक है। प्रत्येक वर्ग के पहला और दूसरा व्यंजन, ये हो गया अघोष, ये अघोष, और ये बाकी ये वाले ये सघोष। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्राण के आधार पर व्यंजन। इस प्रकार के व्यंजनों का संबंध श्वास में वायु की मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब जितनी श्वास लेते समय, मतलब हम लोग जब बोलते हैं इन व्यंजनों को, तो जितनी श्वास हम लोग खींचते हैं उस ऊपर निर्भर करता है। यह भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा तथा पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये क्या हो गए? अल्प प्राण, पहला, तीसरा और पांचवा। इसी तरीके सभी वर्गों में पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होते हैं? इसके अलावा जो भी होते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा तथा चौथा महाप्राण व्यंजन कहलाता है। इसको भी सिर्फ देख लेते हैं एक बार। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ठीक है, ख, घ, छ, झ, ठ और ड, ठीक है। तो ये क्या हो गए? महाप्राण। तो अल्प प्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, और महाप्राण होते हैं प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नोट देख लीजिए। सभी अंतस्थ अभी बताए थे, यारा, लावा, ये क्या होते हैं? अघोष। ठीक है। अघोष क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण। और इसके अलावा यारा, लावा, ये भी अघोष की श्रेणी में आते हैं। और जबकि सभी ऊष्म वर्ण क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं, श, श, स और हा। ये नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पे बात कर लेते हैं, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं? ये आप लोग नोट कर लीजिए। नासिक व्यंजन होते हैं ड, व, ड़, न, म, ये होते हैं नासिक के व्यंजन। इसके अलावा लुंठित जिनको बोलने के लिए जीभ सिकुड़ जाती है, रा थोड़ा सा सिकुड़ जाती है, वो होते हैं लुंठित वर्ण। पार्श्विक व्यंजन होते हैं ल। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? ला। ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने इसको महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में यहाँ पे रख दिया है। उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं? ड और ढ। इनको बोलने के लिए जीभ एकदम तालू से टकरा के निकलती है, तो ये उच्छिप्त व्यंजन कौन से हो गए? ड और ढ। आगत व्यंजन होते हैं या विदेशज व्यंजन, जो किसी और मतलब विदेशी भाषा से लिए गए, जैसे ज और फ, ये अरबी तथा फारसी भाषा से लिए गए हैं शब्द, इसलिए ये आगत व्यंजन है। सर्वप्रथम इनका प्रयोग किया था राजा शिवप्रसाद सिंह सितारे हिंद ने। ठीक है। और इसके अलावा लास्ट में है वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य क्या होता है? दंत और मसूड़े से जो मिलके मतलब ध्वनियाँ निकलती हैं, वो होती हैं वर्तस्य। मतलब श, र, ल, ये होते हैं वर्तस्य। ठीक है, इसको आप लोग सही से देख लीजिए, और इसमें जो भी महत्वपूर्ण बिंदु लगे उनको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।